नमस्कार दोस्तों। आज से हम 72वीं बीपीएससी के लिए करंट अफेयर की सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं। इसके बारे में पहली चीज़ जो आपको जान लेनी है अभी शुरुआत में ही वो ये है कि हम कहाँ से कहाँ तक के करंट अफेयर कवर करेंगे। अक्टूबर 2025 से लेकर अक्टूबर 2026 की शुरुआत तक के टॉपिक्स हम कवर करेंगे। इसमें लगभग 1 साल का करंट अफेयर आप तैयार कर पाएंगे बहुत आसानी से। दूसरी चीज़ जो जानने लायक है वो ये है कि इस सीरीज़ में सिर्फ वो ही टॉपिक शामिल किए जाएंगे जो एग्ज़ाम के नज़रिए से महत्वपूर्ण है और बीपीएससी के पैटर्न के हिसाब से है। इसी में जब और आप अंदर देखेंगे, जैसे कि आप अंदाज़ा लगा रहे हैं ये सब देख के कि हम एमसीक्यू के फॉर्मेट में पढ़ने जा रहे हैं। उसमें एक ख़ास बात यह है कि आप इन्फॉर्मेशन का ओवरलोड नहीं देखेंगे। टॉपिक्स वही है जो इम्पोर्टेंट है, तथ्य भी वही है जो महत्वपूर्ण है, जिस पर प्रश्न बन सकता है, लेकिन उसके आसपास दुनिया भर की चीज़ें नहीं दी जाएंगी। क्यों? क्योंकि उसी की वजह से आप देखते हैं एग्ज़ाम में कि क्वेश्चन आपने पढ़ लिया, विकल्प आपने पढ़ लिए, अब आप कंफ्यूज होते हैं कि यार पढ़ा तो है, इसके बारे में ये चीज़ें मुझे पता हैं, इस पे थोड़ा डाउट है, इस पे डाउट है। ये समस्या तब होती है जब आप उससे संबंधित बहुत कुछ अनावश्यक भी पढ़ लेते हैं तो असली बात भूल जाती है। इसलिए हम ध्यान रख रहे हैं इस बात का। बहुत सोच समझ के व्याख्या लिखी गई है कि वही बातें आप पढ़ें जो एग्ज़ाम में सीधे सीधे आपको दिख सकता है। ठीक। और तीसरी बात इन दोनों से ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, आप पढ़ रहे हैं, एग्ज़ाम करीब है, समय ज़्यादा नहीं बचा है, ज़रूरी है कि आप बार बार रिवाइज़ करें। और जब रिवीजन की बारी आती है तो वीडियो से रिवाइज़ करना मुश्किल है, प्रैक्टिकल नहीं है, समय ख़राब होता है। इसलिए आपको फ्री में इसकी पीडीएफ मिल जाएगी। जो लेक्चर आप देख रहे हैं इसकी पीडीएफ मिल जाएगी। आप 1-2 मिनट में आराम से रिवाइज़ कर सकते हैं हर लेक्चर को। कैसे मिलेगी समझ लीजिए उसको भी। आप इस वीडियो के नीचे जाएंगे कमेंट में, डिस्क्रिप्शन में, तो ऐप का लिंक मिलेगा। ऐप जब आप खोलेंगे तो एक कोर्स मिलेगा, कोर्स वाले सेक्शन में फैक्ट बुक के नाम से। फैक्ट बुक बहुत ज़रूरी है, अगर आपने नहीं पढ़ा है तो पढ़ लीजिए। हर विषय के वो तथ्य जो आपको याद होने ही चाहिए, रटे होने चाहिए, वरना आपकी तैयारी हुई नहीं है। विषय हो सकता है कि आपने पढ़ लिया है, लेकिन अगर याद नहीं है ये सारे तथ्य तो इसका मतलब ये कि तैयारी अभी नहीं हुई है। ये तथ्य आप ले सकते हैं। उसी में फ्री सेक्शन में आप इसकी पीडीएफ देख सकते हैं। रोज़ जैसे लेक्चर आएगी उसके अगले दिन आपको पीडीएफ मिल जाएगी। ठीक है, वहाँ से आप पढ़ सकते हैं। ये 3 बातें हमने ध्यान रख ली। अब चलिए पढ़ाई करते हैं। आज की क्लास में सबसे पहला टॉपिक है भारत का सबसे बड़ा बैटरी आधारित सौर ऊर्जा संयंत्र बिहार के किस जिले में स्थापित किया गया है। बिहार स्पेशल से खूब क्वेश्चंस आते हैं प्री में। गया, लखीसराय, भागलपुर, नालंदा। वीडियो को पॉज करिए, अपना उत्तर सोचिए। पैसिव लर्निंग अगर आप कर रहे हैं तो आपको कोई फ़ायदा नहीं होगा। थोड़ा सा एक बात समझ लीजिए फिर आगे बढ़ेंगे। देखिए, हो सकता है कि आप सोचें कि ठीक है, पढ़ लिए, क्वेश्चन विकल्प देख लिए, अब आंसर देख लेंगे, तैयारी हो जाएगी। ऐसे नहीं होगी। आप एक्टिवली सोचिए कि इसका सही उत्तर क्या होगा। हो सकता है कि आपसे गलत हो जाए। जब आप देखेंगे कि आपसे गलत हो गया तो आपके इमोशंस आएंगे, बुरा लगेगा। उस बुरा लगने के बाद जो बात है ना वो लंबे समय तक याद रह जाती है। कभी आपने एग्ज़ाम दिया हो, आंसर की मिलाई हो या टेस्ट सीरीज़ दिया हो तो आपको अच्छे से पता है। मान लेते हैं आपका सही हो गया, तो सही होने के बाद फिर से इमोशन आएगा, खुश होंगे आप, आपको लगेगा कि कुछ रिवार्ड मिल गया, इमोशनल रिवार्ड। तो उस खुशी की वजह से भी ये बात दिमाग में छप जाएगी। इसीलिए हर प्रश्न को उत्तर करने की कोशिश करिए, भले सही हो या गलत हो वो मायने नहीं रखता। ठीक है, हो सके तो अपना स्कोर नीचे लिख दीजिएगा। तो ये आपने देख लिया, सोच लिया। इसका सही उत्तर बी है। यहाँ पर वही सेम तथ्य आप देख लीजिए। सबसे बड़ा बैटरी आधारित सौर ऊर्जा संयंत्र बिहार के लखीसराय में। नॉर्मली ये क्वेश्चन ऐसे भी बन सकता है, स्टेट्स दे दिए जाएं, यूपी, बिहार, मध्य प्रदेश, राजस्थान, ऐसे 4 ऑप्शंस दे दिए गए। किस राज्य में सबसे बड़ा बैटरी आधारित सौर ऊर्जा संयंत्र स्थापित किया जा रहा है, तो बिहार। और बिहार में अगर पूछे और डीप में जाके तो लखीसराय में, उसमें भी और नीचे जाके पूछे तो कजरा एक जगह है वहाँ पर। बाकी इसकी क्षमता यहाँ पर लिखी हुई है, चाहे तो थोड़ा सा आप ध्यान दे सकते हैं। ठीक है, इसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए। इसमें आपसे पूछा गया है कि बिहार वैश्विक मखाना उत्पादन का कितना प्रतिशत हिस्सा उत्पादित करता है। बहुत महत्वपूर्ण है, ये सेम क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है क्योंकि पिछले 1-1.5 सालों में ये बहुत ज़्यादा चर्चा में रहा है। प्रश्न इसमें पहले भी पूछे गए हैं। कितना हिस्सा उत्पादित करता है? लगभग 50%, लगभग 70%, 90% से ज़्यादा या 100%। वैश्विक उत्पादन की बात हो रही है, भारत में नहीं।
अगर भारत में पूछा जाएगा तो क्वेश्चन भी बदलेगा और आंकड़ा भी बदलेगा। सोच लिया आपने? इसका सही उत्तर है कि बिहार वैश्विक उत्पादन में मखाना जो है वो 90% से ज़्यादा उत्पादित करता है। ये बहुत महत्वपूर्ण है। एक चीज़ और, थोड़ा सा कंसेप्चुअल क्वेश्चन मान लीजिए स्टेटमेंट वाला पूछ लिया जाए तो कई फसलें ऐसी होती हैं जिनका कृषि क्षेत्र घटता जाता है समय के साथ। इकोनॉमी बदलती है, स्ट्रक्चर बदलता है फार्मिंग का, तो घटता है, किसी किसी का बढ़ता है। तो इसका कृषि क्षेत्र 3000 हेक्टेयर से बढ़कर 35,000 से 40,000 हेक्टेयर तक हो गया है। और जो निर्यात है यूरोप, अमेरिका, पूर्वी एशिया, दुनिया के बड़े बड़े देशों में इसका निर्यात हो रहा है। तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा, ठीक है। टू द पॉइंट वही बात है जो आपके काम की है, इधर उधर की बातें हम नहीं करेंगे। अगला क्वेश्चन देखिए। जयप्रकाश नारायण के बारे में अलग अलग तरीके से खूब क्वेश्चन आते हैं। हिस्ट्री के सेक्शन में आपने देखा होगा, बिहार स्पेशल में भी आपने इसके बारे में पढ़ा है, क्वेश्चन आए हैं। 4 कथन दिए गए हैं, बताना है कौन सा सही है जयप्रकाश नारायण के संबंध में। पहला कथन, उनका जन्म 11 अक्टूबर 1902 को बिहार के सिताब दियारा में हुआ था। दूसरा क्वेश्चन, 1932 में नासिक सेंट्रल जेल में उन्होंने कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी के गठन में भूमिका निभाई थी। इसके बारे में यूपीएससी ने भी पूछा है, यूपीपीसीएस में भी क्वेश्चन आया है, बीपीएससी में भी आया है, ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट। और तीसरा कथन है 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान वे हजारीबाग सेंट्रल जेल से भागे थे। ये बाकी ये कह रहा है कि उपयुक्त सभी कथन सही हैं। सोच लिया आपने? इसका सही उत्तर वही है जो आप सोच रहे हैं, सही उत्तर है डी। ये सारे कथन एक बार फिर से रिवाइज कर लीजिए कि जयप्रकाश नारायण का जन्म 1902 में बिहार के सिताब दियारा में हुआ था। नासिक सेंट्रल जेल में उन्होंने कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी के गठन में योगदान दिया था, और भी मेंबर्स थे, वहाँ से क्वेश्चन पूछा गया था। 1942 में जब भारत छोड़ो आंदोलन चल रहा था तो इनको जेल में बंद किया गया था, हजारीबाग सेंट्रल जेल में, और वहाँ से ये भाग के नेपाल गए थे, वहाँ पर आज़ाद दस्ता का गठन किया था। ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ठीक है, इसे भी याद रख लीजिए। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारतीय वायुसेना की स्थापना किस वर्ष की गई थी? ये वर्ष भी पूछा जा सकता है। स्थापना दिवस कब मनाया जाता है ये भी पूछा जा सकता है, अभी हम देखेंगे। तो 15 जनवरी 1947, 8 अक्टूबर 1932, 4 दिसंबर 1971, 26 जनवरी 1950। सोच लिया? हर प्रश्न का उत्तर दीजिएगा, ठीक है। ये देखिए, इसका सही उत्तर है बी, और बी में आप जानते हैं 1932 वाला ऑप्शन था, ठीक है। 8 अक्टूबर को वायुसेना दिवस मनाया जाता है, ये पूछा जा सकता है। और इस बार ये चर्चा में था ये वाला कथन, ध्यान रखिएगा। ऑपरेशन सिंदूर के बारे में आपको पता है, ऑपरेशन सिंदूर में बल का योगदान, ये थीम थी, मुख्य विषय था। तो मुख्य विषय पूछा जा सकता है, इसलिए इस क्वेश्चन को लिया गया, ठीक। चलिए जब आगे बढ़ते हैं, आपको अगर लग रहा हो कि स्पीड तेज है तो बता दीजिएगा, वैसे तेज नहीं है, ठीक ही चल रहा हूँ। 70वें फिल्म फेयर पुरस्कार 2025 में किस फिल्म ने सर्वाधिक 13 ट्रॉफियां जीतकर सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार प्राप्त किया? ऐसे जब पुरस्कार पूछे जाते हैं, चाहे फिल्म फेयर हो या फिर पद्म पुरस्कार हो, कई बार ऐसा कंफ्यूज करने की कोशिश की जाती है कि थोड़ा पीछे वाला कभी कभी पूछ लिया जाता है। तो आप सीरियल नंबर भी याद रखेंगे और वर्ष भी याद रखेंगे। रिपोर्ट्स में भी ये चालाकी की जाती है कि 2026 में कोई रिपोर्ट आई है, अब ये 2026 वाला ना पूछ के 2025 वाला पूछ लिया गया। ऐसे होता है, कई बार ऐसा हुआ है, और आपने 26 वाला रटा हुआ है, तो ध्यान रखिएगा। इसमें फिल्मों के नाम हैं एनिमल, लापता लेडीज़, स्त्री 2 और 12th फेल। सोच लिया आपने? इसका सही उत्तर भी है लापता लेडीज़। मूवी आपने देखी होगी शायद, अच्छी मूवी थी, मैंने देखी है। इसे जो है सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार मिला है, 13 ट्रॉफियाँ जीती थी। इसके निर्देशक के बारे में क्वेश्चन पूछा जा सकता। सॉरी, मैंने मोबाइल साइलेंट नहीं किया था। हाँ, निर्देशक कभी कभी पूछ लिया जाता है, कोई फिल्म चर्चा में आती है तो निर्देशक कौन है पूछ लिया जाता है। किरण राव आप याद रख लीजिएगा, इम्पोर्टेंट है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, ओलंपिक पदक विजेता नीरज चोपड़ा को राष्ट्र के प्रति उत्कृष्ट योगदान के लिए प्रादेशिक सेना में, टेरिटोरियल आर्मी में किस मानद पद से सम्मानित किया गया है? 2 तरह से प्रश्न बनेंगे। एक फॉर्मेट ये हो सकता है जिसमें ये पद दिए गए हैं। एक प्रश्न हो सकता है कि जो इसमें सही ऑप्शन है
उसे क्वेश्चन में डाला जाए और 4 खिलाड़ियों के नाम यहाँ पर दे दिए जाएँ, किस खिलाड़ी को ये पद दिया गया। ये दोनों तरह से पूछा जा सकता है। सोच लीजिए अपना उत्तर। मेरे ख्याल से सोच ही लिया है। देखिए इसका सही उत्तर है सी, और सी में कौन सा ऑप्शन था, इनको लेफ्टिनेंट कर्नल की उपाधि दी गई है। ये चीज़ ध्यान रखिएगा, ये पूछा जा सकता है। बाकी तो सामान्य सी बातें हैं। वही तथ्य पढ़िए, इस समय एग्ज़ाम करीब है, वही पढ़िए जो सीधे सीधे एग्ज़ाम में दिख जाए। आगे पीछे दुनिया भर की चीज़ें पढ़ेंगे, कन्फ्यूजन बढ़ जाएगी। अंतर्राष्ट्रीय स्नो लेपर्ड, जिसको हम हिम तेंदुआ कहते हैं हिंदी में, ये दिवस कब मनाया जाता है। ये अलग से क्वेश्चन पूछा जाता है मिलान करने के लिए भी और स्वतंत्र रूप से भी। और इसके तहत कौन सा विशेष राष्ट्रीय अभियान चलाया गया इस बार जो हुआ था, ठीक है, ये बताना है। इस तरह के क्वेश्चंस में जहाँ विकल्प में 2 तथ्य दिए गए हों, ये 2 तथ्य हैं, ये पूछा जा सकता था अलग से, दिवस अलग से पूछा जा सकता था। इसमें कई बार होता है, जैसे मान लीजिए कि ये है, ये हेर फेर कर दी जाती है, चीज़ें आगे पीछे बदल दी जाती हैं और उसकी वजह से कन्फ्यूजन हो जाता है। तो इसको पूरा बहुत सटीकता से याद कर लीजिए। और यहाँ पर आप देख लीजिए 23 अक्टूबर 2025 को अंतर्राष्ट्रीय स्नो लेपर्ड दिवस मनाया गया, ठीक है, भारत ने मनाया, ये आप याद रखिए। और इसमें #23 शीर्षक के तहत एक विशिष्ट राष्ट्रीय अभियान चलाया गया था। ये पूछा जा सकता है। कभी कभी ऐसे भी प्रश्न आते हैं कि ये अभियान किससे जुड़ा हुआ है, तो स्नो लेपर्ड से जुड़ा हुआ है। ऐसे क्वेश्चंस यूपीएससी ने पूछे हैं। देखिए मैं जानबूझ के यूपीएससी का नाम ले रहा हूँ। नॉर्मली अगर आप ISPCS मास्टर चैनल से जुड़े हैं, UPPCS मास्टर चैनल से जुड़े हैं, तो ये मेरा पुराना पैटर्न है कि जब मैं यूपीएससी के बारे में पढ़ाऊँगा तब मैं UPPCS की बात करूँगा, UPPCS के बारे में पढ़ाऊँगा तो यूपीएससी की बात करूँगा, क्योंकि ये समझाना ज़रूरी है कि अगर आप दोनों परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं तो क्या कॉमन है और क्या अलग है, इससे आपकी तैयारी आसान हो जाती है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, पूछा गया है वैश्विक वन संसाधन मूल्यांकन के अनुसार कुल वन क्षेत्र के मामले में भारत विश्व में किस स्थान पर है। बहुत महत्वपूर्ण रिपोर्ट है और स्थान पूछा जा सकता है। 7वें स्थान पे, 8वें स्थान पे, 9वें स्थान पे, 10वें स्थान पे। सोच लिया आपने। इसका सही उत्तर है कि भारत 9वें स्थान पे है। सी ऑप्शन आपने देख लिया है। और इसमें एक चीज़ और याद रखिए, यहाँ से प्रश्न बन सकता है कि किसने इसे जारी किया है। ये रिपोर्ट किसके द्वारा जारी की जाती है। वैश्विक वन संसाधन मूल्यांकन, खाद्य और कृषि संगठन, आप याद रखिए। भारत का कुल जो क्षेत्रफल है, वन का क्षेत्रफल, वो लगभग 73 मिलियन हेक्टेयर कह सकते हैं, 72.73, ठीक है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन ध्यान से देखिए। पूर्वी तिमोर, जिसको तिमोर लिस्ते कहा जाता है, कितने वर्षों की प्रतीक्षा के बाद दक्षिण पूर्व एशियाई देशों के संगठन आसियान का 11वां सदस्य बना है। डेफिनेटली ये वाला तो नहीं पूछा जाएगा, जानबूझ के क्वेश्चन थोड़ा हटके बनाया गया है, लेकिन इसमें जो तथ्य है, ये 11वां सदस्य कौन बना है, ये इम्पोर्टेंट है। ये आपको पता होना चाहिए कौन सा देश बना है आसियान का 11वां सदस्य, ठीक है। बाकी ये बस रिवाइज कराने के लिए, थोड़ा ध्यान दिलाने के लिए एक क्वेश्चन बना दिया गया है। इसका सही उत्तर है 14 साल 2011 में अप्लाई किया था, 22 में पर्यवेक्षक बना था, ऑब्जर्वर, उसके बाद से अब इसको सदस्यता मिली है। देश का नाम याद रख लीजिए। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, शताब्दी राष्ट्रमंडल खेल कॉमनवेल्थ गेम्स 2030, इसकी मेजबानी का अधिकार किस भारतीय शहर को प्राप्त हुआ है। 2 तरह से क्वेश्चन बनते हैं ऐसे अंतर्राष्ट्रीय आयोजनों पे। एक तो मेजबान देश कौन है, ठीक है, ये पूछ लिया जाता है। फिर जैसे मान लीजिए भारत है, कोई और देश होता है तो उसमें भारत विकल्प हो सकता है, नहीं भी हो सकता है। नॉर्मली ये आप जानते हैं, करंट अफेयर आप पढ़ेंगे तो शुरू में जब ज़्यादा चर्चा नहीं होती और क्वेश्चन बनने की संभावना रहती है तो शहर पूछ लिया जाता है, इसलिए शहर आप इम्पोर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। कौन सा सही है बताइए। वैसे आपका गेस सही हो सकता है अगर आप थोड़ा सा सोच के बताएंगे तो। देखिए इसका सही उत्तर है सी, और सी में कौन सा ऑप्शन था, अहमदाबाद था। 100 वर्ष पूरे होने वाले हैं कॉमनवेल्थ गेमों के, तो ये इम्पोर्टेंट है, अहमदाबाद में आयोजित किया जाएगा 2030 वाला। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय शहरी सम्मेलन 2025 में पुरानी अपशिष्ट डंप साइटों की त्वरित सफाई और भूमि पुनः अर्जन के लिए शुरू की गई राष्ट्रीय पहल का क्या नाम है। आपने देखा होगा बहुत सारे शहरों में कूड़ा फेंका जाता है, वो काफ़ी जगह घेरे रहता है,
दिल्ली में तो कूड़े के पहाड़ आपने देखे होंगे। तो उसको साफ करके उस जगह को खाली किया जाए, इसके लिए एक पहल शुरू की गई है और उस पहल का नाम आपको बताना है। 4 ऑप्शंस हैं। मिशन मार्ग डंप साइट सुधार, अर्बन क्लीन ड्राइव, ये थोड़ा गैप होना चाहिए, अर्बन क्लीन ड्राइव, स्वच्छ भूमि मिशन और ग्रीन अर्बन इनिशिएटिव। इनमें से बताना है कौन सा सही है। सोच लिया आपने? देखिए, इसका सही उत्तर है ए, और उसमें नई दिल्ली में आयोजित राष्ट्रीय शहरी सम्मेलन में 2025 में पुरानी अवशिष्ट डंप साइटों की सफाई के लिए मिशन मार्ग डंप साइट सुधार। कभी कभी ऐसा होता है कि इसका फुल फॉर्म पूछ लिया जाता है कुछ परीक्षाओं में, जैसे बीपीएससी में भी आता है, यूपीपीसीएस में भी, योजनाओं का फुल फॉर्म क्या है। तो आप इंग्लिश वाला भी देखते चलिएगा, इसलिए इस बार मैंने दोनों साइड में एक हिंदी और इंग्लिश रखा हुआ है। तो आप ये देख लीजिए कि ये क्या कहा जा रहा है। कई बार इसी से आप 1-2 बार पढ़े रहते हैं तो समझ में आ जाता है, तो ये इम्पोर्टेंट है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। क्रांतिकारी खुदीराम बोस का जन्म किस स्थान पर हुआ था और उन्हें कितनी आयु में फांसी दी गई थी, ये इम्पोर्टेंट है। ये बताना है। मिदनापुर, पश्चिम बंगाल, 18 वर्ष की उम्र में फांसी दी गई थी, या पटना में इनका जन्म हुआ था, 21 वर्ष की आयु में मतलब फांसी दी गई थी। गया और परगना, बंगाल। बताइए। इसका सही उत्तर ए है, ये याद रख लीजिएगा, बहुत महत्वपूर्ण है। इसमें 2-3 तथ्य हैं। पहला तो जन्म का 1889, पश्चिम बंगाल, मिदनापुर। गांव नहीं पूछा जाएगा, फिर भी थोड़ा सा एक बार पढ़ लीजिएगा। पूछा जाएगा कि किस मामले में उनको फांसी की सज़ा दी गई थी। मुजफ्फरपुर बम कांड के मामले में 18 वर्ष की आयु में फांसी दे दी गई थी। 1908 की घटना है, ये आपको ध्यान रखना है। इसके बाद राष्ट्रीय ध्रुवीय महासागर अनुसंधान केंद्र, नेशनल, यहाँ पे ये वाला इंग्लिश वाला पढ़ लीजिए, नेशनल सेंटर फॉर पोलर एंड ओशन रिसर्च, NCPOR, ये कहाँ स्थित है, जिसकी 25वीं वर्षगांठ दिसंबर में मनाई गई है। किस जगह पे स्थित है बताइए। 25वीं वर्षगांठ मनाई गई है, इम्पॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है। देखिए, इसका सही उत्तर है सी। और वास्को डी गामा एक आदमी भी था, आप जानते हैं, आया था। एक जगह का भी नाम रखा गया, गोवा में है, तो महत्वपूर्ण, याद रखिएगा। कुछ अनुसंधान स्टेशंस बार बार पूछ लिए जाते हैं, ये वाला कई बार पूछा गया, मैत्री भारती, इसे ध्यान रखिएगा। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, यहाँ देखिए कि सीमा सुरक्षा बल की स्थापना किस वर्ष की गई थी। स्थापना दिवस मनाया जाता है, महत्वपूर्ण है। BSF 1947, 62, 65, 71। अपना ऑप्शन सोच लिया। इसका सही उत्तर है सी। 1965 में जब भारत पाकिस्तान का युद्ध हुआ था, तब सीमा सुरक्षा को और मजबूत करने के लिए इसकी स्थापना की गई थी 1965 में, और दुनिया का सबसे बड़ा सीमा सुरक्षा बल है ये, ठीक है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संघ के 16वें राज्य के रूप में नागालैंड का गठन किस वर्ष हुआ था। पूर्वोत्तर के राज्य और उत्तर भारत के, जैसे हिमाचल प्रदेश है, इस तरह से क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं कि ये कब इनका गठन किया गया था, किस संविधान संशोधन से किया गया था। तो ये बातें आपको ध्यान रखनी है। फिलहाल नागालैंड के बारे में बात हो रही है। 1 दिसंबर 1963, 21 जनवरी 1972, 20 फरवरी 1987 और 26 जनवरी 1950। बताइए। इसका सही उत्तर है कि 1963 में 1 दिसंबर को नागालैंड जो है भारत का 16वां राज्य बना। कई बार ऐसे क्वेश्चंस बनते हैं कि मान लीजिए 20वां राज्य कौन सा बन गया था, 28वां राज्य कौन बना, ऐसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। हॉर्नबिल महोत्सव मनाया जाता है, मिलान करने के लिए त्योहारों वाले जब प्रश्न पूछे जाते हैं तो ये पूछ लिया जाता है। यूपीएससी ने भी इस पर क्वेश्चन पूछे हैं, तो ये भी ध्यान रखिए, कहाँ मनाया जाता है, नागालैंड में मनाया जाता है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि वर्ष 2025 के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिव्यांग दिवस 3 दिसंबर को मनाया जाता है, ये भी आपसे पूछा जा सकता है। इसका मुख्य विषय क्या था। ट्रांसफॉर्मेटिव सॉल्यूशंस फॉर इंक्लूसिव डेवलपमेंट, या फॉस्टरिंग डिसेबिलिटी इंक्लूसिव सोसाइटीज़ फॉर एडवांसिंग सोशल प्रोग्रेस, या लीडरशिप ऑफ पर्सन्स विथ डिसेबिलिटीज़, या बिल्डिंग बैक बेटर टुवार्ड्स ए डिसेबिलिटी इंक्लूसिव पोस्ट कोविड वर्ल्ड। इनमें से कोई एक है, आपको रटना ही है, इसको याद रखना है। तो कब मनाया जाता है मैंने बता दिया, क्या थीम थी ये आपको याद रख लेना है, ठीक है। इसके बाद अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, देश के नए मुख्य सूचना आयुक्त CIC
के रूप में किसने शपथ ली है, कौन बने हैं? पहले नंबर पे हीरालाल समरिया, राजकुमार गोयल, संजय कुमार और यशवर्धन कुमार सिन्हा। सोच लिया? इसका सही उत्तर है बी, पूर्व IAS अधिकारी रहे हैं राजकुमार गोयल। इन्हें मुख्य सूचना आयुक्त बनाया गया है। कौन शपथ दिलाता है? राष्ट्रपति। ठीक है, तो ये चीज़ आप ध्यान रख लीजिए। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि पारंपरिक चिकित्सा पर द्वितीय WHO वैश्विक शिखर सम्मेलन 2025 का आयोजन कहाँ पर किया गया था? ये सीधा सीधा इसका सही उत्तर है दिल्ली। ये आप याद रख लीजिएगा वन लाइनर के रूप में, और यहाँ पर उत्तर उसका दिया गया है। ये क्वेश्चन यहाँ देखिए, इम्पोर्टेंट है। संसद में सतत परमाणु ऊर्जा दोहन तथा संवर्धन विधेयक 2025 किस उद्देश्य से प्रस्तुत किया गया है? UPSC जब ऐसे क्वेश्चन पूछती है तो उसके जो प्रमुख प्रावधान है उन्हें शामिल करती है। विशेष परीक्षाओं में खासकर जो थीम है, जो उद्देश्य है, वो पूछ लिया जाता है। इसमें पहले नंबर पर है परमाणु ऊर्जा कानूनों का आधुनिकीकरण और निजी भागीदारी को बढ़ाना, परमाणु हथियारों के आयात पर रोक लगाना, केवल चिकित्सा क्षेत्र में परमाणु ऊर्जा का उपयोग बढ़ाना और विदेशी कंपनियों को पूर्ण स्वामित्व देना। ये ऑप्शन है और आपका सही उत्तर है ए। अगर आप थोड़ा सा गेस करना चाहें, इसमें आसानी से गेस कर सकते हैं। ऐसे क्वेश्चंस पे थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे, जो अतिवादी सेंटेंस होते हैं उनको हटा सकते हैं। आप जानते हैं, बहुत पुरानी ट्रिक है। तो इसका ए सही है। विज्ञान और प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह द्वारा प्रस्तुत किया गया था। कभी कभी ये भी पूछ लिया जाता है विधेयक किसने पेश किया। उद्देश्य है परमाणु ऊर्जा अधिनियम 1962 को हटा करके विधिक ढांचे का आधुनिकीकरण, ऊर्जा सुरक्षा, निजी क्षेत्र की भागीदारी को बढ़ावा देना। और इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि कहाँ गया, हाँ, ग्रामीण सहकारी बैंकों के आधुनिकीकरण के लिए स्थापित सहकार सारथी, ये पूछा जा सकता है कि सहकार सारथी क्या है, तब उसका सही उत्तर होगा ये। ठीक है, ये जो इकाई है इसकी अधिकृत पूंजी कितनी है? 500 करोड़, 1000, 2000, 5000 करोड़। ये सीधे सीधे आपको याद रखना है। इसके जो पार्टनर्स हैं, जिसमें मतलब किसकी कितनी भागीदारी है पैसे के मामले में, ये भी आपको ध्यान रखना है। तो पहले देख लीजिए, 1000 करोड़ की पूंजी है और नाबार्ड है, NCDC है, ग्रामीण सहकारी बैंकों का जो समान रूप से शेयरधारिता है। तो ये कुछ बातें हो गई। अब आपको क्या करना है, नीचे जाना है, ऐप डाउनलोड करना है, फैक्ट बुक तुरंत ले लेना है। वहीं पर ये कल आपको PDF मिल जाएगी, उसे आप रिवाइज़ करिए। अगला लेक्चर आएगा, फिर एक दिन बाद उसकी PDF मिल जाएगी। ऐसे आप रिवीजन करते रहिए। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तुरंत अभी कर लीजिए। और एक चीज़ जो मैं हमेशा कहता हूँ, अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए, मस्त रहिए, मुस्कुराते रहिए। आगे मिलते हैं। नमस्कार।